Hi guys, this is me Sachin Gupta. Welcome back to my YouTube channel. So guys, today we are going to see lecture number 7 on permutation and combination. बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली जेई एडवांस के लिए, क्योंकि ज्योमेट्री से रिलेटेड जो पीएनसी के कंसेप्ट्स हैं वो बहुत पूछे जाते हैं जेई में. ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है. पूरा लेक्चर अटेंटिवली आपको सुनना है और लास्ट में कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा जिससे ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दी इजी वे में कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, तो पूरा वीडियो अच्छे से देखिए. फॉर्मूला रटने की आई एम श्योर कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी. नए क्वेश्चन जो आएंगे जेई में ज्योमेट्री पे बेस्ड, वो भी आप इजीली सॉल्व कर लेंगे अगर ये पूरा लेक्चर आप अटेंटिवली सुनते हैं और आपको पता लग जाता है कि एनसीआर हम कैसे अच्छे से प्रॉब्लम्स में यूज कर लेते हैं. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना लेट किए हुए. ठीक है, एनसीआर क्या होता है हमने पहले ही पढ़ रखा है. एनसीआर का मतलब है एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में से आर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने का तरीका होता है. ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल बाई आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल. ठीक है, तो इसी पे बेस्ड ये पूरा लेक्चर है. तो चलिए पॉइंट वाइज पहले तो पढ़ते हैं. देखिए सारे पॉइंट में करीब हम 14 पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, 14 टाइप के प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाले हैं. उसमें जितना भी फॉर्मूला बन रहा है सारा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ध्यान से सुनते हैं. ठीक है, और आप सीख भी जाएंगे कि एनसीआर को यूज करके हम प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर रहे हैं. चलिए शुरू करते हैं. Now the first point is the number of lines by n point in which no three are collinear is equal to nc2. ठीक है, देखिए एक लाइन की ज़रूरत, एक लाइन कब बनती है जब हमारे पास कोई भी दो पॉइंट जितनी तरीके से हम सेलेक्ट कर सकते हैं उतनी नंबर ऑफ लाइन बन के तैयार हो जाएंगे. ठीक है, और हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास n डिस्टिंक्ट पॉइंट्स गिवन है और ये भी साथ में कंडीशन गिवन है कि इसमें से कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है. कोलिनियर वाला केस एक्चुअली दूसरा है, वो हम अभी थोड़ी देर में करते हैं. ठीक है, बेसिकली आपको क्या गिवन है कि प्लेन में n पॉइंट्स हैं जिसमें से कोई भी 3 कोलिनियर नहीं है. ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ लाइंस हो जाएंगे टोटल, ये आपको काउंट करना है. तो n पॉइंट्स में से जितनी तरीकों से आप 2 पॉइंट को सेलेक्ट कर पाएंगे उतनी नंबर ऑफ लाइन बनके तैयार हो जाएगी. तो फाइनल आंसर जो हो जाएगा वो nc2 हो जाएगा. अब इसका दूसरा केस है द नंबर ऑफ लाइन बाई n पॉइंट आउट ऑफ विच m पॉइंट्स आर कोलिनियर एंड एक्सेप्ट दीज m पॉइंट्स नो 3 आर कोलिनियर. देन क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ये कैसे आया मैं बताता हूँ अभी. देखिए आपके पास टोटल n पॉइंट्स हैं, उसमें से बोल दिया गया कि m पॉइंट्स कोलिनियर है. ये सारे पॉइंट एक ही लाइन पे पड़ते हैं, एक ही लाइन पे पढ़ेंगे. तो nc2 फॉर्मूले से हम क्या कर रहे थे, n डिस्टिंक्ट पॉइंट में से 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट सेलेक्ट करने के ये तरीके थे. अब इसमें वो केसेस भी आएंगे जब ये वाला पॉइंट इस पॉइंट से सेलेक्ट हो रहा होगा. अगर ये वाला पॉइंट इस पॉइंट के साथ सेलेक्ट हो रहा होगा तो ये लाइन बन के तैयार हो जाएगी. लेकिन अब nc2 में वो वाले केसेस भी आएंगे जब ये वाला पॉइंट इस पॉइंट के साथ भी होगा तब भी सेम लाइन बन के तैयार होगी. ये वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट के साथ होगा तब भी सेम लाइन बन के तैयार होगी. तो आउट ऑफ दीज m कोलिनियस पॉइंट अगर कोई भी 2 पॉइंट सेलेक्ट होता है तो हमेशा सेम लाइन बन के तैयार होती है ये वाली. ठीक है, तो इसका मतलब ये वाली जो लाइन है वो बार बार रिपीटेडली काउंट हो रही है. और हमको क्या बताना है, हमको टोटल डिस्टिंक्ट लाइन बताने की कितने अलग अलग लाइन बन सकती है. तो ये वाले पॉइंट से बनने वाली जितनी भी लाइन है वो घटा देंगे हम. तो m पॉइंट्स में से कोई भी 2 पॉइंट सेलेक्ट हो रहा है तो mc2 तरीके से वो होगा और इनसे जितनी भी बनने वाली लाइन है वो हटा देनी है. तो टोटल लाइन कितनी बन रही थी nc2, उसमें से mc2 घटा दिया. अच्छा +1 क्यों ऐड हुआ, देखिए जब हमने mc2 घटाया है इसका मतलब ये पूरी लाइन ही हमने रिमूव कर दी. तो हमें रिपीटेशन जो हो रहा था, रिपीटेडली काउंट हो रहा था, उसको हटाना था, ना कि पूरी लाइन को. ठीक है, तो इसलिए एक बार तो ये लाइन काउंट हो गई, इसलिए +1 इस लाइन के लिए. ठीक है, आई होप ये फॉर्मूला अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा. बेसिकली आप रटने में ज़्यादा अच्छे हैं तो रट भी सकते हैं, अदरवाइज ये मुझे तो नहीं लगता कि रटने की ज़रूरत है. 2-3 बार आप रीजनिंग को अपने आप से जब करेंगे कि nc2 यहाँ पे क्यों आया, mc2 क्यों आया और +1 क्यों ऐड हुआ, तो आपको ऑटोमेटिकली ये सारी फॉर्मूले याद हो जाएंगे. ठीक है, ये रटने की ज़रूरत नहीं है. थर्ड पॉइंट क्या है, नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ पॉलीगन ऑफ n साइड इज इक्वल टू nc2 माइनस n. आपके पास एक पॉलीगन n साइडेड है, पहले तो मैं बना लेता हूँ यहाँ पे. ठीक है, मान लेते हैं कि ये n साइडेड पॉलीगन है आपके पास. ठीक है,
एन साइडेड पॉलीगन है तो ये इसके वर्टिसेस कितने होंगे, एन वर्टिसेस ही होंगे, सबको नाम दे देते हैं, इसको 1 दे देते हैं, इसको 2, इसको 3, ऐसे करते करते टोटल एन वर्टिसेस आ जाएंगे। ठीक है, अब आपको बोला है कि डायगोनल कितने बनेंगे, तो देखिए डायगोनल कब बनता है, डायगोनल तब बनेगा जब इसका कोई एक वर्टिसेस दूसरे वर्टिसेस से ज्वाइन हो जाए, एक वर्टिसेस बन के तैयार हो जाएगा। 3 को n से ज्वाइन कर दो, nth वर्टिसेस है, तो भी एक डायगोनल बन के तैयार हो जाएगा। सेकेंड वर्टिसेस को 4th वर्टिसेस से ज्वाइन कर दो, तो भी एक डायगोनल बन के तैयार हो जाएगा। तो इसका मतलब n वर्टिसेस में से 2 वर्टिसेस जितनी तरीके से हम सेलेक्ट कर सकते हैं उतने नंबर ऑफ डायगोनल्स बन के तैयार हो जाएंगे। ये जो मैंने बोला क्या सही बोला है? जी नहीं, बिल्कुल गलत बोला है। क्यों गलत है ये? क्योंकि NC2 में वो वाले केसेस भी आ जाएंगे जब 2 पॉइंट कौन कौन से सेलेक्ट होंगे, ये वाले और इसी के जस्ट साथ वाला पॉइंट। अगर ये दोनों सेलेक्ट हो गए तब ये क्या बन जाएगा, ये डायगोनल है क्या? हमें क्या काउंट करना था, हमें डायगोनल काउंट करना था। और ये क्या है, ये तो साइड है, तो डायगोनल नहीं है। इसका मतलब NC2 तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए, n वर्टिसेस में से 2 वर्टिसेस सेलेक्ट करने थे। ठीक है, अब उनको ज्वाइन करके या तो डायगोनल बनेगा या तो साइड्स बनेगी। तो NC2 में क्या क्या इंक्लूडेड है, डायगोनल्स इंक्लूडेड है और साइड्स इंक्लूडेड है। हमें क्या बताना है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ डायगोनल्स बताने हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या हो जाएगा, साइड को हटा देंगे इसमें से। ठीक है, तो साइड को हटाएंगे तो NC2 माइनस n फाइनल आंसर आ जाएगा। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने हो जाएंगे ओवरऑल अगर हम देखें तो NC2 माइनस n, NC2 को ओपन करेंगे तो n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल दैट इज 2 माइनस n, n बाई n कॉमन आ जाएगा तो n इंटू n माइनस 3 बाई 2 बन जाएगा। ठीक है, तो आप इसको भी याद रख सकते हैं या इसको भी याद रख सकते हैं, पर मेरी मानिए तो इसको याद रखिए, NC2 माइनस n नंबर ऑफ डायगोनल्स बनेंगे किसमें, n साइडेड पॉलीगन में। ठीक है, ये याद रखेंगे तो आपको पता होगा, अच्छा ये टोटल नंबर ऑफ वेज है, उसमें से नंबर ऑफ साइड्स को रिमूव कर दिया गया, तो बचे कितने, डायगोनल्स ही बचे। ठीक है, तो ओवरऑल जो फाइनल रिजल्ट जो आपको याद रखना है दैट इज NC2 माइनस n होगा। ठीक है, 4th पॉइंट करते हैं। 4th पॉइंट क्या बोल रही है, नंबर ऑफ ट्रायंगल बाई n पॉइंट्स इन विच नो 3 आर कोलिनियर। देखिए आपके पास फिर से n स्कैटर्ड पॉइंट्स, n बिखरे हुए पॉइंट्स गिवन है एक प्लेन में, और पूछा गया कि कितने ट्रायंगल्स बन सकते हैं। तो देखिए लाइन जब बना रहे थे तब आपको 2 पॉइंट्स की आवश्यकता थी, 2 पॉइंट की नीड थी और उसको ज्वाइन करके एक लाइन बन जा रही थी। लेकिन ट्रायंगल में क्या करना है, हमें 3 पॉइंट्स को सेलेक्ट करना है। अगर 3 पॉइंट सेलेक्ट हो गए तो उनको आपस में ज्वाइन करके ट्रायंगल बन जाएगी। तो n पॉइंट्स में से जितनी तरीके से हम 3 पॉइंट को सेलेक्ट कर सकते हैं उतने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बन के तैयार हो जाएंगे। सो NC3 हो जाएगी। अच्छा, इसमें कोई भी 3 कोलिनियर आने का क्या मतलब है, अगर 3 पॉइंट कोलिनियर वाले सेलेक्ट हो जाएंगे तो उससे तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, तो वो वाले केसेस रिमूव होने चाहिए। ठीक है, ये है टोटल बात। तो इस वाले पहले केस में जो 4th नंबर का ये वाला केस है, इसमें तो बोल दिया कि कोई भी 3 कोलिनियर नहीं है। अगर कोई भी 3 कोलिनियर नहीं है तो आप बेफिक्र होकर n पॉइंट्स में से 3 पॉइंट सेलेक्ट करिए और जितने तरीके से आप कर सकते हैं उतने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बन के तैयार हो जाएंगे। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। 5th पॉइंट देख लेते हैं। 5th पॉइंट में बोला गया है कि n पॉइंट्स में से m पॉइंट्स कोलिनियर है, तो टोटल n पॉइंट थे उनसे बनने वाले ट्रायंगल NC3 हो जाएंगे। लेकिन जो कोलिनियर वाले पॉइंट्स है, अगर इन पॉइंट्स में से कोलिनियर पॉइंट कितने हैं टोटल, क्वेश्चन में गिवन है m कोलिनियर पॉइंट्स हैं, इसमें से कोई भी 3 पॉइंट सेलेक्ट हो जाएगा तब तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। तो इसलिए NC3 माइनस MC3 घटा देंगे, NC3 में से MC3 घटा देंगे। अच्छा, +1 ऐड करेंगे नहीं, ये बताइए, दिमाग में सोचिए और फिर बताइए जल्दी से। +1 ऐड करेंगे कि नहीं? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि पिछले वाले केसेस में हम कर क्यों रहे थे, पहली बात तो ये है। ठीक है, +1 का सवाल ही क्यों है। पिछले वाले केसेस में हम इसलिए ऐड कर रहे थे 1 यहाँ पे, कि 1 इसलिए हम ऐड कर रहे थे कि जब कोलिनियर पॉइंट से बनी हुई लाइंस को रिमूव कर रहे थे तो सारी लाइन रिमूव हो जा रही थी, लेकिन यहाँ पे कम से कम एक लाइन एग्जिस्ट हो रही थी और उस लाइन को हमें इंक्लूड करना था, इसलिए +1 यहाँ पे ऐड कर दिया। यहाँ पे क्या है कि कोलिनियर लाइंस में से कोई भी अगर 3 लाइन सेलेक्ट हो गई तो कभी भी ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, और हमें क्या काउंट करना है, ट्रायंगल काउंट करना है।
ठीक है, तो जब ट्रायंगल बनेगा ही नहीं तो ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई थिंक आपको ये वाला पार्ट भी समझ आ गया होगा। और मुझे फिर कह रहा हूँ, फिर भी नहीं लगता है कि आपको कोई भी फार्मूला यहाँ पे रटने की ज़रूरत है। अगर आप रटते हैं तो जेई मेंस निकाल लेंगे, जे एडवांस आपके बस की बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जे एडवांस में जो प्रॉब्लम आएंगे हो सकता है इसी पे बेस्ड बिल्कुल आ जाए कि फार्मूला यूज करके काम हो जाए, लेकिन वहाँ पे अगर नए क्वेश्चंस आएंगे तो आप क्या करेंगे? आपने तो रट रखा है, जो एग्जिस्टिंग केसेस मैं करा रहा हूँ वही रट रखा है। नए केसेस आएंगे तो आपको पता ही नहीं है एनसीआर यूज करके कैसे सवालों को सॉल्व करना है। ठीक है, तो बेसिकली आपको यहाँ पे सीखना है कि मैं कैसे कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी ये जो जितने फॉर्मूलेज मैं करा रहा हूँ ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जेईई मेंस में क्वेश्चन आएंगे तो इन्हीं में से किसी एक पे आएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपको याद होने चाहिए। ठीक है, और याद करने के लिए बिल्कुल आपको ऐसा नहीं है कि लेके बैठना है और रटना है। रटना नहीं है, सारी रीजनिंग को समझिए। नहीं समझ आ रहा है कोई बात नहीं, वीडियो को आप फिर से बार बार रिपीटेडली सुनेंगे एंड आई एम श्योर कि आपको आ जाएगा। अगर नहीं फिर भी समझ में आता है, राइट डाउन द कॉमेंट सेक्शन, आई विल क्लैरिफाई। ठीक है, 6th पॉइंट पढ़ लेते हैं। इफ अ पॉलीगन हैज n साइड्स एंड ट्रायंगल आर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग वर्टिसेस। अच्छा, एक हमारे पास मान लेते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं, पॉलीगन दिया हुआ है n साइड का। ठीक है भाई, बहुत अच्छे, n साइड का पॉलीगन आपने दे दिया और हमसे बोल दिया कि इन्हीं के वर्टिसेस को ज्वाइन करके क्या बनाना है? ट्रायंगल बनाना है। ठीक है, बना देंगे। ए पार्ट क्या बोल रहा है? ए पार्ट बोल रही है कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैविंग वन साइड कॉमन विद द साइड ऑफ पॉलीगन। हमें क्या कर रहे हैं? ए पार्ट में हमें ट्रायंगल्स तो इन्हीं के वर्टिसेस से बनाने हैं, लेकिन कंडीशन क्या गिवन है? कंडीशन गिवन है हमें कि ट्रायंगल का जो एक साइड है वो कॉमन होना चाहिए पॉलीगन के एक साइड से। तो मान लेते हैं कि ये वाला साइड जो है पॉलीगन का वो ट्रायंगल के एक साइड से कॉमन है। तो अगर ये कॉमन है तो इसका मतलब ट्रायंगल की 2 वर्टिसेस मिल गई हमें। तीसरी वर्टिसेस ढूंढनी है। तीसरी वर्टिसेस का कितनी? देखिए हमारे पास टोटल कितने वर्टिसेस है? 1 2 3 4 5 करते करते n साइडेड अगर पॉलीगन है तो n वर्टिसेस है। ठीक है, 2 वर्टिसेस हमें मिल गई है, तीसरी वर्टिसेस हमें ढूंढनी है। कितनी तरीके से ढूंढ सकते हैं? अगर तीसरी वर्टिसेस मैं इसको मान लूँ, इसको अगर मान लूंगा तो ट्रायंगल कौन सा वाला बनेगा? ये बन जाएगा। ठीक है, और इस वाली ट्रायंगल में ये वाला साइड भी पॉलीगन की साइड से कॉमन है, ये वाला साइड भी पॉलीगन की साइड से कॉमन है। तो ये वाला हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन्ड है कि ओनली एक साइड कॉमन होनी चाहिए। मतलब ट्रायंगल की केवल एक साइड पॉलीगन की साइड से मैच करनी चाहिए, बाकी 2 साइड अलग अलग होनी चाहिए, कुछ और होनी चाहिए। ठीक है, तो ये वाला केस नहीं ले सकते। मतलब तीसरा जो पॉइंट सेलेक्ट करना है ट्रायंगल के लिए, पहला तो ये पॉइंट हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये नहीं हो सकता, सिमिलरली ये भी नहीं हो सकता। बचे हुए कोई से भी ले लीजिए। ठीक है, तो बचे हुए कोई से, मतलब बचे कितने? अब ये 4 पॉइंट ऑफ वर्टिसेस, मतलब कि टोटल कितनी वर्टिसेस थी? n वर्टिसेस थी, उसमें से 4 पॉइंट रिमूव कर दीजिए तो बचे कितने? n-4 वर्टिसेस बचे। तो n-4 वर्टिसेस का मतलब है कि थर्ड जो वर्टेक्स है, थर्ड वर्टेक्स जो है ट्रायंगल का, उसको हम n-4 तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब n-4 ट्रायंगल्स ऐसी बनेंगी जिसमें ओनली एक साइड ट्रायंगल का कॉमन होगा पॉलीगन के एक साइड से, और वो साइड कौन सी होगी? 1 से 2 को ज्वाइन करने वाले। ठीक है, सिमिलरली अगर इस साइड कॉमन, अगर ये साइड ट्रायंगल की साइड से कॉमन आ रहा है, तब टोटल कितनी ट्रायंगल्स बनेगी? अगेन n-4 बनेगी। ऐसा करते करते देखिए, पहली साइड के लिए हमने देख लिया, दूसरी साइड के लिए देख लिया, तीसरी के लिए भी n-4, करते करते nth साइड के लिए भी n-4, और टोटल n साइड्स है ही। तो n-4 को n टाइम्स ऐड किया, इसका मतलब n टाइम्स n-4 इज द राइट आंसर। ये वो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं, ये वो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं जिसमें एग्जैक्टली एक साइड ट्रायंगल का पॉलीगन के एक साइड से कॉमन आएगा। तो यही आपको प्रूव भी करना था, n इंटू n-4। ठीक है, बी पार्ट है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैविंग 2 साइड्स कॉमन विद द साइड ऑफ पॉलीगन। अब बी पार्ट में कह रहा है कि एग्जैक्टली 2 साइड कॉमन आने चाहिए। एग्जैक्टली 2 साइड कॉमन कैसे आएंगे? एग्जैक्टली 2 साइड कॉमन कैसे आएंगे? देखिए, एग्जैक्टली 2 साइड कॉमन आने का मतलब है
कि जो तीनों वर्टेक्स सेलेक्ट कर रहे हैं वो लगातार तीनों वर्टेक्स होने चाहिए। ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4th, ये 5th है, सिमिलरली ये nth वर्टेक्स है। ठीक है, और आपको क्या सेलेक्ट करना है, आपको ऐसे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताने हैं जिसमें ट्रायंगल का दो साइड पॉलीगन के साइड से कॉमन हो। तो पॉलीगन के साइड से कॉमन होगी तो कुछ ऐसा ट्रायंगल बनाना है आपको। आई होप ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, थोड़ा सा डार्क करता हूँ मैं इसको ताकि आपको अच्छे से दिखे। ये वाला टाइप का ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में क्या है कि ये वाली साइड ट्रायंगल की दो साइड पॉलीगन की साइड से कॉमन आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ऐसे ट्रायंगल्स कब बनेंगे, जब हम लगातार कोई 3 वर्टेक्स जितनी तरीके से सेलेक्ट कर पाए। तो लगातार 3 वर्टेक्स हम कितनी तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, 1 2 3 तो एक ट्रायंगल बन जाएगा। सिमिलरली 2 3 4 पे दूसरा ट्रायंगल बन जाएगा, 3 4 5 पे तीसरा बन जाएगा। मतलब जब 5 पे पहुंचे, देखिए 1 से 3 पे पहुंचे तो पहला ट्रायंगल, 4 पे पहुंचे तो दूसरा ट्रायंगल, 5 पे पहुंचे तो तीसरा ट्रायंगल, सिमिलरली n पे पहुंचे तो n-2th ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, n पे पहुंचने का मतलब n-1 n-2 ये 3 वर्टेक्स से जो बनने वाली ट्रायंगल है। ठीक है, सिमिलरली फिर 1 पे पहुंचेंगे तो 1 n और n-1 से बनने वाली ट्रायंगल एक और बन जाएगी। फिर एक ट्रायंगल ऐसी बनेगी कि n से 1 से और 2 से, तो ये वाली ट्रायंगल बन जाएगी। ठीक है, तो एक और ऐड हो गया। अब लेकिन इसके आगे करेंगे तो अगेन 1 2 3 हो जाएगा, और 1 2 3 वाला तो हम इसमें काउंट कर चुके हैं। तो टोटल इसको ऐड करेंगे तो n बनेगी। तो टोटल ऐसी n जो है ट्रायंगल्स बनेंगे जिसमें एग्जैक्टली दो साइड कॉमन आ रहा है। अच्छा, कभी ऐसा क्वेश्चन आ गया आपके पास कि एक n साइडेड रेगुलर पॉलीगन है, n साइडेड रेगुलर पॉलीगन, और उसमें हमें लगातार 3 कंसेक्यूटिव वर्टेक्स कितनी तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, तो उसका भी रिजल्ट क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए, ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, अच्छा सी पार्ट अब क्या बोल रहा है, सी पार्ट बोल रहा है कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैविंग नो साइड कॉमन विद द साइड ऑफ पॉलीगन। तो देखिए आपके पास n वर्टेक्स वाला, n वर्टेक्स थे टोटल, तो टोटल कितने ट्रायंगल्स बन सकते थे, nc3। उसमें से ट्रायंगल का एक साइड पॉलीगन के एक साइड से कॉमन आ रहा हो, ऐसे कितने ट्रायंगल्स बनेंगे, n×n-4। ठीक है, तो वो वाले रिमूव कर दीजिए, मतलब एग्जैक्टली 1 साइड कॉमन वाले और एग्जैक्टली 2 साइड कॉमन वाले। तो एग्जैक्टली 2 साइड कॉमन वाले कितने हो जाएंगे, n हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा एग्जैक्टली 3 साइड कॉमन वाले तो बनेंगे नहीं, वो तो ट्रायंगल ही नहीं होगी। मतलब एग्जैक्टली 3 साइड अगर कॉमन ऐसे हम एज्यूम कर ले तो ये तो ट्रायंगल थोड़ी बन रही है, ये तो एक ओपन चेन टाइप में बन रही है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये टोटल ऐसी ट्रायंगल्स का नंबर है जिसमें ट्रायंगल जो बन रहा है उसमें कोई भी साइड पॉलीगन की साइड से कॉमन नहीं आ रहा। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये वाला सेलेक्ट कर लूँ, ये वाला सेलेक्ट कर लूँ, ये वाला 3 वर्टेक्स सेलेक्ट कर लूँ और इससे जो ट्रायंगल बनाऊँ, तो ना तो ये साइड पॉलीगन की साइड से कॉमन है, ना ये, तो उसका ये फॉर्मूला होता है। आई थिंक बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया मैंने। ठीक है, अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर भी नहीं समझ में आता वीडियो को फिर से बैक करिए और फिर से समझिए। ठीक है, चलिए 7th पार्ट करते हैं। नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ n लाइन्स इफ नो 3 लाइन्स आर कॉन्करेंट एंड नो 2 लाइन्स आर पैरेलल। देखिए हमारे पास n लाइन्स गिवन है, ठीक है, और कह रहा है कि कोई भी 3 लाइन कॉन्करेंट नहीं है। कॉन्करेंट का मतलब होता है, मान लो कि n लाइन्स आपके पास कॉन्करेंट है, इसका मतलब n के n लाइन एक ही पॉइंट से होके गुजर रही है, एक ही पॉइंट से होके पास हो रही है। ठीक है, तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी होता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि कोई भी 3 लाइन कॉन्करेंट नहीं है और कोई भी 2 लाइन पैरेलल नहीं है। देखिए 2 लाइन पैरेलल होगा तब तो इंटरसेक्शन ही नहीं बनेगा, और हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन काउंट करना है n लाइन से, जिसमें इसने पहले ही बोल दिया कि कॉन्करेंसी नहीं है, कोई भी 3 लाइन कॉन्करेंट नहीं है। अच्छा 2 लाइन कॉन्करेंट तो बिल्कुल हो सकती है, 2 लाइन तो बिल्कुल कॉन्करेंट हो सकती हैं। इनफैक्ट अगर पैरेलल लाइन को छोड़ दो तो कोई भी 2 लाइन आप लो, पक्का है वो कॉन्करेंट होगा, मतलब किसी एक पॉइंट से होके जाएगा, या यूं कह लीजिए कि किसी एक पॉइंट पे कभी ना कभी इंटरसेक्ट करेगा ही करेगा। ठीक है,
तो वही कह रहा है कि कोई भी 3 लाइन कॉन्करेंट नहीं है और कोई भी 2 लाइन पैरेलल नहीं है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगी? जितनी तरीके से हम n लाइंस में से 2 लाइन सेलेक्ट कर लेंगे उतने नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा, तो NC2 इसका फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, समझ आ गया? आई थिंक एर्थ पार्ट देख लेते हैं। एर्थ पार्ट बोल रही है कि n हमारे पास लाइंस थे, ठीक है, इफ m आर कॉन्करेंट एंड एक्सेप्ट दीज m लाइंस नो एनी 3 आर कॉन्करेंट, तब कितने नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेंगे? तो देखिए आपके पास अगेन n लाइन है, उसमें से m लाइन कॉन्करेंट है, मतलब m सेट ऑफ लाइंस जो है वो किसी एक पॉइंट से पास हो रही है, तो टोटल नंबर ऑफ इंटरसेक्शन कितने आए थे? NC2। लेकिन जब इन m लाइन में से कोई 2 लाइन सेलेक्ट हो रहा होगा, मान लो ये वाला सेलेक्ट हो रहा है, तब भी यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। जब ये वाला हो रहा है तब भी यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। जब ये वाला हो रहा है तब भी यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रिपीटेडली काउंट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे कि m कॉन्करेंट जो लाइन है इनमें से जब 2 लाइन सेलेक्ट होने के जो तरीके हैं वो सारे रिमूव कर देंगे, तो जो रिपीट हो रहा था वो रिमूव हो जाएगा। लेकिन फिर वही बात हो गई कि कम से कम एक बार तो हमें ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, तो MC2 से टोटल रिमूव हो गया, लेकिन 1 ऐड हो गया ताकि ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इंक्लूड हो जाए। ठीक है, अब इसको पहले वाली केस से कंपेयर कीजिए, पहले वाली केस से कंपेयर कीजिए। देखिए सेम फॉर्मूला बन रहा है। कोई बता सकता है कि सेम फॉर्मूला क्यों बना? NC2 यहाँ पे भी था, NC2 माइनस MC2 प्लस 1 यहाँ पे भी। वो इसलिए बना क्योंकि देखिए इस वाली केस में हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास n लाइन्स हैं और हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देख रहे हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देख रहे हैं, मतलब पॉइंट बना रहे हैं। और पिछले वाले केस में था हमारे पास n पॉइंट्स थे और वहां से हम चेक करते कि कितनी लाइंस बनेंगी। ठीक है, तो एक दूसरे का बिल्कुल इक्विवेलेंट टाइप में है, इसीलिए दोनों फॉर्मूले भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम टू सेम है। और मैंने प्रॉपर रीजनिंग भी इसकी दे दी है आपको, तो अब मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होने वाली। 9th पार्ट देखते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ n सर्कल्स। देखिए मान लेते हैं, इस एग्जाम्पल को छोटा करते हैं, n सर्कल की जगह 2 सर्कल बनाते हैं और आपसे मान लो मैक्सिमम ना लिखा होता, यहाँ पे सिर्फ पूछा गया होता नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 सर्कल, तब तो आप कहते हैं कि 2 सर्कल है, हो सकता है वो इंटरसेक्ट ही ना करे, हो सकता है वो टच करके निकल जाए, हो सकता है वो कट करके निकल जाए, तो 3 पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, तो इसीलिए कोई मतलब नहीं बनता है कभी भी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछने का कि नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2 सर्कल से कितने बनेंगे। वो क्या पूछेगा? मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन कितने बनेंगे, क्योंकि मिनिमम तो देखो 0 बनेगा कि n आपके पास सर्कल है और सारे दूर दूर से निकल जाए। ठीक है, सारे दूर दूर से निकल जाएगा तब तो इंटरसेक्शन पॉइंट कोई बनेगा नहीं और नंबर ऑफ इंटरसेक्शन कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम पूछा जाए तब 2 सर्कल के केस में 2 बन रहे हैं। ठीक है, 2 सर्कल के केस में 2 इंटरसेक्शन बन रहा है और सर्कल हमारे पास कितने हैं? n सर्कल है। तो n सर्कल में से पहले तो 2 सर्कल सेलेक्ट कीजिए। वो कितनी तरीके से कर सकते हैं? NC2। ठीक है, अब NC2 क्या बता रही है? ये बता रही है कि कितने नंबर ऑफ पेयर्स बन सकते हैं सर्कल के हमारे पास। ठीक है, और आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताना है। इसका मतलब इतने तो पेयर ऑफ सर्कल सेलेक्ट हो गए और हर पेयर पे 2 इंटरसेक्शन आ रहा है मैक्सिमम, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। सो फाइनल आंसर आ जाएगा कि n सर्कल है अगर आपके पास, तब मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने आ जाएंगे? ट्वाइस ऑफ NC2। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। 10th पार्ट देखते हैं। 10th पार्ट बोल रही है मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ n लाइंस और m सर्कल्स। ये बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है समझने के लिए कि एडिशन प्रिंसिपल और मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कब यूज करेंगे। ठीक है, देखिए आपके पास n लाइंस हैं, ठीक है, और m सर्कल्स हैं और इंटरसेक्शन आपको बताना है, इंटरसेक्शन पॉइंट। तो आपका जॉब क्या है? इंटरसेक्शन ढूंढना। जॉब कब कंप्लीट होगा आपका? जॉब तब कंप्लीट होगा जब आप या तो लाइन और लाइन का इंटरसेक्शन ढूंढ लें, या सर्कल और सर्कल का इंटरसेक्शन ढूंढ लें, या सर्कल और लाइन का इंटरसेक्शन ढूंढ लें। यही 3 केसेस बनेंगे। ठीक है, तो आइदर दिस और दिस
और दिस, 3 केसेस बन गए और बीच में और लग रही है, इसका मतलब एडिशन प्रिंसिपल होगा। ठीक है, तो अब ढूंढ लेते हैं कि लाइन लाइन का इंटरसेक्शन, लाइन लाइन से कितने इंटरसेक्शन पॉइंट बनेंगे। टोटल हमें क्या निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही तो निकालना है। तो लाइन लाइन से कितने बनेंगे, n लाइन्स थे, n लाइन में से 2 लाइन जितनी तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं उतने नंबर ऑफ इंटरसेक्शन बन जाएंगे, तो NC2 आ जाएगा। सर्कल, सर्कल में क्या हो जाएगी, m सर्कल है हमारे पास, उसमें से 2 सर्कल जितनी तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं MC2, और ये तो पेयर्स हो गए कि कितने सर्कल हो जाएंगे, यहाँ पे भी मैक्सिमम लगा हुआ है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हर एक पेयर 2 बार इंटरसेक्ट कर रहा होगा सर्कल वाले केस में, सर्कल सर्कल से अगर कर रहा है तो मैक्सिमम 2 बार कर रहा होगा, तो ट्वाइस ऑफ MC2 हो जाएगा। बेसिकली ये वाला तो पहले ही मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, यहाँ पे n की जगह पे m रिप्लेस किया। ठीक है, अब लाइन और सर्कल का इंटरसेक्शन देखना है भाई, तो लाइन और सर्कल कितनी तरीके से इंटरसेक्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम दो जगह इंटरसेक्ट कर सकते हैं, तो मैक्सिमम 2 इंटरसेक्शन पॉइंट देंगे। ठीक है, तो हम पहले तो पेयर बनाते हैं, मतलब एक लाइन का और एक सर्कल का। तो n लाइन में से एक लाइन सेलेक्ट करने के तरीके NC1, m सर्कल में से एक सर्कल सेलेक्ट करने के तरीके MC1। तो इससे क्या हुआ, एक पेयर बन के आ गया। इतने पेयर बन जाएंगे किसके, एक लाइन और एक सर्कल के। अब ये मैक्सिमम कितनी जगह इंटरसेक्ट करते हैं, एक पेयर 2 जगह, तो इतने पेयर कितनी जगह करेंगे, 2 इंटू NC1 इंटू MC1, और सबको एडिशन प्रिंसिपल से ऐड करके बांध देंगे, ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब बहुत बच्चे अभी क्या करेंगे, कहेंगे कौन जाए इतना रीजनिंग देखने, हम क्या करते हैं रट लेते हैं, फिर वो एग्जाम में जाते हैं, एग्जाम में जाएंगे वहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे कि n जो दिया था वो लाइन था कि सर्कल था। ठीक है, वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, उल्टा सीधा करके चले आएंगे, फिर बोलेंगे कि मेरे नंबर नहीं आते हैं। तो नंबर कैसे आएंगे जब आपने रट रखा है, रटना नहीं है, बहुत सिंपल है यार, आपको क्या करना है, 3 केसेस ही तो बनाने हैं, रटना है तो ये रटिए ना, कंसेप्ट रटिए कि लाइन लाइन का, सर्कल सर्कल का और लाइन सर्कल का। अब आपसे किसी ने बोल दिया कि n लाइन्स नहीं, m सर्कल दिया हुआ है आपको और n लाइन्स दिया हुआ है, बताइए मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इंटरसेक्शन है, तो कुछ नहीं करना है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा मैं कर देता हूँ, ये तो बिल्कुल एज इट इज पिछले वाले की तरह हो गया। मान लो n सर्कल्स आपको दिया है और m लाइन्स दिया है। ठीक है, इसको थोड़ा सा साफ लिखता हूँ मैं, n सर्कल्स दिए और m लाइन्स दी हुई। अब पूछा आपसे कि कितने नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे, तो आप बोलेंगे कि लाइन लाइन का इंटरसेक्शन MC2 तरीके से हो जाएगा, m लाइन में से 2 लाइन सेलेक्ट उसी तरीके से कर पाएंगे, उतने नंबर ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएंगे, प्लस सर्कल सर्कल का मैक्सिमम इंटरसेक्शन NC2 तरीके से सर्कल के पेयर हमने सेलेक्ट कर ली, और एक पेयर 2 बार इंटरसेक्ट करता है मैक्सिमम, तो n पेयर, NC2 पेयर कितनी बार करेगा, 2 टाइम NC2 बार करेगा, प्लस अब सर्कल, एक सर्कल और एक लाइन कितनी तरीके से पेयर बन सकते हैं, तो NC1 इंटू MC1 इंटू 2। ठीक है, तो इसमें देखिए सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये डायरेक्टली बिल्कुल आप लिख सकते हैं कभी भी किसी भी टाइम पे, सोते जागते, अगर आपको कंसेप्ट पता है तो, कंसेप्ट नहीं पता है तो फिर आप रटते रहिए, फिर एग्जाम में भूल जाना, फिर यहाँ पे आके मत कहना कि भाई भूल गया मैं। ठीक है, 11th क्वेश्चन, नंबर ऑफ पैरेललोग्राम बाय n पैरेलल लाइंस ऑफ वन सेट एंड m पैरेलल लाइन ऑफ अनदर सेट। देखिए आपके पास m पैरेलल लाइंस दी हुई है जो लेटी हुई लाइंस है। ठीक है, इसको मैं लेटी हुई लाइंस बोलता हूँ, कोई मतलब नहीं है, बस इतना जान लीजिए कि m पैरेलल लाइन का एक सेट है और दूसरा सेट n पैरेलल लाइंस का है, और आपसे पूछा गया है कि कितने पैरेललोग्राम बन सकते हैं। पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम की बस एक ही तो प्रॉपर्टी है कि सामने वाली साइड पैरेलल होनी चाहिए भैया, और कुछ नहीं चाहिए इसको। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक सेट से ये दोनों आपस में पैरेलल है ना, तो 2 पैरेलल लाइन एक सेट का चाहिए और दूसरी वाली सेट का भी 2 पैरेलल लाइन चाहिए। जितनी तरीके से ये कर सकते हैं उतने नंबर ऑफ पैरेललोग्राम बन के तैयार हो जाएंगे। तो लेटी हुई कितनी लाइन्स है, लेटी हुई कितनी लाइन्स है, देखिए तो m लाइन्स, तो लेटी हुई m लाइनों में से 2 लाइन सेलेक्ट करने के तरीके MC2 और खड़ी हुई n लाइनों में से 2 लाइन सेलेक्ट करने के तरीके NC2, और ये दोनों में मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल लगेगा क्योंकि ये भी करना है एंड ये भी करना है। ठीक है, तभी जाके आपका पैरेललोग्राम बनेगा। ऐसा थोड़ी है कि आपने लेटी हुई 2 लाइनें सेलेक्ट कर ली और बोला सपने देख रहे हो कि भाई पैरेललोग्राम बनेगा, नहीं बनेगा जब तक आप एंड ये वाला काम भी नहीं करते, और एंड है तो फिर मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल लग जाएगा। तो टोटल क्या आ जाएगा,
इतने नंबर ऑफ पैरेललोग्राम बन के आ जाएंगे, सॉल्व कर लेना। ठीक है, 12th पार्ट देखते हैं। 12th पार्ट होती है नंबर ऑफ रेक्टेंगल ऑफ एनी साइज इन ए स्क्वायर ऑफ साइज n क्रॉस n। देखिए n क्रॉस n का अगर डब्बा है आपके पास, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे पिछले वाले केस में पैरेललोग्राम पूछा था, यहाँ पे रेक्टेंगल पूछा है। दोनों सेम बात है भाई, क्योंकि देखिए बड़ा वाला जो डब्बा है जिससे हमें रेक्टेंगल उठाने, बड़ा वाला डब्बा क्या है, स्क्वायर है। और रेक्टेंगल पैरेललोग्राम में इतना सा डिफरेंस होता है कि अगर किसी भी पैरेललोग्राम की इस एंगल को, ये चारों जो एंगल है वो 90 डिग्री हो गई तो वो रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पे तो ऑलरेडी 90 डिग्री है, ठीक है। तो इसका मतलब रेक्टेंगल नहीं, पैरेललोग्राम ही हमें निकालना है। तो पैरेललोग्राम निकालना है तो उसका अभी तरीका बताया कि दो सेट ऑफ पैरेलल लाइंस, एक सेट से सिलेक्ट कर लीजिए, दूसरी वाली सेट से भी दो सेट ऑफ पैरेलल लाइन सिलेक्ट कर लीजिए और उतने नंबर ऑफ रेक्टेंगल बन के आपके तैयार हो जाएंगे। तो चेक कर लेते हैं, अगर 4x4 का डब्बा है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, 4x4 का डब्बा है तो 4x4 का डब्बा बोले तो ये खड़ी लाइन भी 5 आ जाएंगे, क्योंकि 4 डब्बे हैं तो मतलब 5 लाइनों से घिरे होंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी देखिए ये 4 डब्बे भी 5 लाइनों से घिरे होंगे। तो इस सेट, ये जो 5 लाइनें, इसमें से कोई 2 लाइन सेलेक्ट करने के तरीके 5C2 और खड़ी हुई 5 लाइनों में से 2 लाइन सेलेक्ट करने के तरीके 5C2। इतने नंबर ऑफ रेक्टेंगल ऑफ एनी साइज बन जाएंगे। तो अगर n×n का डब्बा है तो खड़ी लाइन कितनी आ जाएगी, n+1, लेटी हुई लाइन भी n+1। तो खड़ी हुई n+1 लाइन में से 2 लाइन सेलेक्ट करने के तरीके और लेटी हुई n+1 लाइन में से 2 लाइन सेलेक्ट करने के तरीके ये हो जाएंगे। दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इतने नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हो जाएंगे। रटना नहीं है, फिर से मैं बार बार बोलूँ, रटना नहीं है, रटोगे तो भूलोगे। कंसेप्ट को याद रखो, कंसेप्ट को याद रखोगे तो सोते जागते कभी भी ये सारे फॉर्मूले ईजिली लिख सकते हो। n+1C2 का क्या मतलब हो जाएगा, n×n+1/2। सेम चीज़ तो ये भी है, इसका मतलब इसी का स्क्वायर। अब ये तो भाई सीक्वेंसर सीरीज में आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो यूट्यूब पे जाइए या गूगल पे जाइए, टाइप कीजिए मेरा चैनल, या तो आप चैनल पे पढ़ रहे हैं तब तो फिर चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके सीक्वेंसर सीरीज खोलिए, वहाँ पे पूरे लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, जाके पढ़िए। ठीक है, आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम करता हूँ। मैं लेक्चर डाले जा रहा हूँ, आप सीखते जाइए जितना मैक्सिमम गेन कर सकते हैं मुझसे। ठीक है, अच्छा, ये जो सीरीज है वो किसकी सीरीज का सम है, 1³ + 2³ + 3³ से लेके n³। अब बहुत सारी किताबों में ऐसा भी लिखा होता है, नंबर ऑफ रेक्टेंगल ऑफ एनी साइज इन ए स्क्वायर ऑफ साइज n×n इज इक्वल टू 1³ + 2³ + 3³ .. n³। ये कहाँ से आया, ये बस इसी लॉजिक से आया, 11th में जो लॉजिक हमने पढ़ा है 11th वाले पार्ट में। समझ आ गया। अच्छा, यहाँ पे हम कुछ ट्रिक बताएंगे आपको कि किसी भी साइज का डब्बा आपको गिवन हो, कौन सी भी साइज का डब्बा आपको गिवन हो और आपसे कौन सी भी साइज का डब्बा आपको सेलेक्ट करना है तो कितने डब्बे सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसका मैं ट्रिक दूंगा, लेकिन पहले काउंटिंग करना सीखते हैं, कैसे काउंट करना है। जेई में आप काउंटिंग तो नहीं करेंगे क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता। चलिए 13th पढ़ लेते हैं पहले तो। नंबर ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी साइज इन n×n का डब्बा। n×n का आपके पास डब्बा है और बताना है कि स्क्वायर ऑफ एनी साइज। देखिए अभी तक रेक्टेंगल बनाना था तब तो वो वाला लॉजिक लग गया कि 2 पैरेलल लाइन एक सेट के, 2 पैरेलल लाइन दूसरी सेट के सेलेक्ट कर लो और एक रेक्टेंगल बन जाता था। लेकिन अब तो स्क्वायर बनाना है, रेक्टेंगल हमें नहीं चाहिए। ठीक है, स्क्वायर बनाना है। स्क्वायर कौन कौन सी साइज का हो सकता है इस 5×5 के डब्बे में। ये 5×5 जो है वो एग्जाम्पल के तौर पे लिया है। ठीक है, 5×5 का हो गया तो n×n का भी अभी आप समझ जाएंगे, सब्र रखिए। 5×5 में कितने डब्बे बन सकते हैं, देखिए 1×1 का बनेगा या 2×2 का बनेगा या 3×3 का बनेगा या 4×4 का बनेगा या 5×5 का बनेगा। इतने ही केसेस बन सकते हैं। तो चलिए हमको सारे काउंट करने हैं क्योंकि हमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स पूछा गया है। तो 1×1 के कितने बन जाएंगे, तो इसको तो कोई बच्चा भी देख के बता दे कि 1 2 3 4 5 × 5 5 × 5 25 बन जाएंगे। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे आपको क्या सिखाने जा रहे हैं, स्लाइडिंग मेथड सिखाने जा रहे हैं। स्लाइडिंग मेथड से क्या होगा कि बेसिकली क्या करना है, बेसिक जो ब्लॉक डायग्राम है उसको आप बना लीजिए। ठीक है, 1×1 का। अब आप देखिए कि इसको इंक्लूड करके कितनी बार आप इसे स्लाइड कर सकते हैं। तो एक तो ये खुद डब्बा हो गया, हॉरिजॉन्टल में कितनी बार स्लाइड कर सकते हैं, 2 3 4 5
5 बार हॉरिजॉन्टल में स्लाइड कर सकते हैं और इसी को इंक्लूड करके ऊपर कितनी बार स्लाइड कर सकते हैं, तो एक तो ये खुद हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो 5 बार, तो 5 × 5 दैट इज 25। ठीक है, स्लाइडिंग मेथड समझ आ गया है। तो भाई बताओ 2 × 2 के कितने डब्बे बनेंगे? 2 × 2 के खुद कर लेना, 3 × 3 के मैं बता देता हूँ। 3 × 3 मतलब बेसिक डब्बा, 3 × 3 का बेसिक डब्बा यही होगा। अब इसको इंक्लूड करके कितनी बार हॉरिजॉन्टल में सेलेक्ट मूव करा सकते हैं? तो एक, तो ये खुद है, फिर एक बार यहाँ पे आएगा, एक बार यहाँ पे आएगा, तो 3 बार हॉरिजॉन्टल में मूव करा सकते हैं। ऊपर कितनी बार? एक बार ये खुद है, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, 3 बार ऊपर भी, तो 3 × 3 टोटल 9 ऐसे डब्बे बनेंगे 3 × 3 वाले। ठीक है, और 5 × 5 वाले तो ये एक खुद है, तो ये तो भैया कहेगा ना मैं हॉरिजॉन्टल में हिलूंगा ना मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा, तो हॉरिजॉन्टल के लिए ये खुद एक और ऊपर जाने के लिए खुद एक, दैट इज 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो इतने नंबर ऑफ स्क्वायर्स बन के आ गए। ठीक है, अब 5 × 5 का डब्बा था, तो उसमें टोटल कितने स्क्वायर बन के आ गए? अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो देखिए, नीचे से मैं लिखता हूँ 5 × 5 के 1 स्क्वायर डब्बे, 4 × 4 के 2 स्क्वायर डब्बे, 3 × 3 के 3 स्क्वायर डब्बे, और 4 स्क्वायर और 5 स्क्वायर। मतलब 5 × 5 का अगर बड़ा वाला डब्बा है तब कितने स्क्वायर बन के आ रहे हैं? 1 स्क्वायर से 5 स्क्वायर तक। तो n × n के डब्बे से कितना बनेगा? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर से लेके n स्क्वायर तक। अब तो आप कहेंगे एपीजीपी में मैंने सीरीज पढ़ रखी है, तो भाई सम बताओ फिर। n × n + 1 2n + 1 / 6 होता है। ठीक है, और यही रिजल्ट की तौर पे लिखा हुआ है। तो ये तो चलिए काउंटिंग करके हमने यहाँ पे निकाला। ठीक है, अब मान लो क्वेश्चन तो घुमा के देगा आपको, ऐसे तो नहीं दे देगा कि 5 × 5 में आपको स्क्वायर बताने हैं। अब आपको मान लो दे दिया गया कि 7 × 5 में, अभी मैं करूंगा ये वाला क्वेश्चन कि 7 × 5 में स्क्वायर कितने बताने हैं। ठीक है, तो ऐसे टाइप में आ गया तब क्या करेंगे? तब तो ये भाई आपका जो फॉर्मूला है वो काम नहीं आएगा। फिर तो आप या तो काउंट करिए और या तो ट्रिक जो बताने जा रहा हूँ वो अप्लाई करिए। ट्रिक अप्लाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा फायदे में रहेंगे, क्योंकि काउंट करने में बार बार आपको क्या होगा? डब्बे बनाने पड़ेंगे। अब डब्बे बनाएंगे या क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जी में, ठीक है, टाइम बचाना है ना, तो फिर ट्रिक पे काम करिए। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल सा मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए एक बड़ा वाला डब्बा है, उसकी साइज तो आपको गिवन रहेगी, जो कि इस केस में गिवन है 5 × 5। ठीक है, तो पहला स्टेप तो यही है कि आपको दोनों को 1-1 यूनिट बढ़ा लेना है। मतलब बड़ा वाला डिब्बा 5 × 5 का है तो उसको 6 × 6 का लिख लेंगे। अब आपसे किसी ने पूछा फटाक से कि 3 × 3 के कितने डब्बे हैं, तो आप डायरेक्टली अब क्या लिखेंगे? फाइनल आंसर लिखेंगे। फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे? इन दोनों में डिफरेंस क्या है? 6 और 3 में डिफरेंस कितने का है? 3 का, तो 3 आ गया। मल्टीप्लाई विद 6 और 3 में फिर से कितना डिफरेंस है? 3 का। यही हो गया फाइनल आंसर। देखिए 9 डब्बे बन के आ रहे कि नहीं आ रहे, समझ आ गया? ठीक है भाई, बहुत आसान, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। चलिए 4 × 4 की किसी ने पूछ लिया कितने डब्बे बनेंगे। फिर से आप क्या किया? बेसिक डब्बा 5 × 5 का था, 1-1 यूनिट बढ़ा के लिख लिया, पर 1-1 यूनिट बढ़ा के लिख लिया। फिर इससे बोला रुको भाई तुम तो बढ़ गए, मैं भी तुम तक पहुंच जाऊँ। 4 को 6 तक पहुंचाने के लिए 2 यूनिट, 4 को 6 तक पहुंचाने के लिए अगेन 2 यूनिट, 2 × 2 4, 4 डब्बे बन गए। ठीक है, समझ आ गया। अब इस वाली ट्रिक से फायदा क्या होगा मैं बताता हूँ फायदा क्या होगा। ठीक है, इस वाली ट्रिक से फायदा ये होगा कि इसमें आप स्क्वायर्स ही नहीं, आप रेक्टेंगल्स भी काउंट कर सकते हैं इसी मेथड से। 5 × 5 के डब्बे में आपसे किसी ने पूछा है कि 3 × 2 का कितना डब्बा होगा, तो आप क्या करेंगे? रुको बता रहा हूँ 5 × 5 का जो बेसिक डब्बा है उसको 1-1 यूनिट बढ़ा लिया। फिर इसको बोला रुक जा भाई मैं भी तेरे तक पहुँचता हूँ, 3 × 2 निकालने थे, 3 × 2 वाले डब्बे, तो इसको वहाँ तक पहुँचाओ। 3 को 6 तक पहुँचाने के लिए 3 यूनिट और 2 को 6 तक पहुँचाने के लिए 4 यूनिट, टोटल 12 डब्बे बनेंगे। नहीं विश्वास है चेक करके देख लो, चलो चेक करके देखते हैं। 3 × 2 के 12 डब्बे बनने चाहिए थे ना। 3 × 2 का बेसिक डब्बा पहले बनाओ, 1 2 3 2, 3 × 2 का बेसिक डब्बा यही हो जाएगा, 12 आने चाहिए। कितने तरीके से हॉरिजॉन्टल में स्लाइड कर सकते हैं? एक तो ये खुद, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो 3 तरीके से हॉरिजॉन्टल में। और ऊपर कितने तरीके से? 1 2 3 4, तो 3 × 4 दैट इज 12। बेसिकली ये मैं लॉजिक जो बता रहा हूँ, जो मैं तरीका बताया हूँ, वो ट्रिक व्रिक भी नहीं है, वो कोई ट्रिक नहीं है। बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप क्या कर रहे थे,
इसको इंक्लूड कर रहे थे, फिर देख रहे थे कितनी तरीके से स्लाइड कर सकते हैं। तो वही तो स्लाइड करना मतलब 3 और 2 को 6 और 6 तक पहुंचना, ठीक है। और 5 से 6 मैंने 1 यूनिट बढ़ाया किस लिए, ताकि ये वाला चीज मैं इंक्लूड कर पाऊँ, ठीक है। तो बेसिकली आपको हर बार अब डब्बा नहीं बनाना है, हर बार डब्बा नहीं बनाना है, आपको बस यही वाली ट्रिक लगानी है और आंसर सॉल्व, ठीक है। अब चलिए वो वाला क्वेश्चन कर ही लेते हैं, इतना बोल ही दिया है कि 7x5 के डब्बे में कितने स्क्वायर बनेंगे, तो ये वाला एक पार्ट कर ही लेते हैं। कहाँ था, फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर इन 7x5 के डब्बे में, ठीक है। तो 7x5 का डब्बा जो होगा वो यहाँ पे है, देखिए ये है 7x5 का डब्बा। अब इसमें पहली बात तो किस किस टाइप के स्क्वायर पॉसिबल है, 1x1 वाले पॉसिबल है, 2x2 वाले, 3x3 साइज वाले, 4x4 वाले, 5x5 वाले, मतलब मिनिमम तक पॉसिबल है, 1 से लेके 5 तक पॉसिबल है। ऐसा नहीं हो सकता कि 7x5 के डब्बे में ढूंढ रहे भैया जी 7x7 का स्क्वायर बनेगा, जब है ही नहीं तो कहाँ से बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब ट्रिक से इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाँ जी, 7x5 के डब्बे में टोटल कितने टाइप के स्क्वायर पॉसिबल है, टाइप यहाँ पे देख लो, 1x1 के, 2x2 के बनेंगे, 3x3 के बनेंगे, 4x4 के बनेंगे, 5x5 के बनेंगे। टोटल कितने स्क्वायर बनेंगे यहाँ पे लिखेंगे। 1x1 के कितने बनेंगे, मैंने बोला था बड़ा वाला डब्बा दिया है, तो ट्रिक क्या बोलती है, एक एक यूनिट दोनों में बढ़ा दो, तो इसको 8 कर दो, इसको क्या कर दो 6 कर दो। अब 1x1 के डब्बे चाहिए, तो 1x1 ने इससे बोला कि रुको भाई मेरे को तुम तक पहुंचने दो, एक ने 8 से बोला कि मैं 7 यूनिट चलूंगा, एक ने 6 से बोला कि मैं 5 यूनिट चलूंगा, टोटल 1x1 के 35 डब्बे बन जाएंगे। 2x2 के कितने बन जाएंगे, 2 8 तक कब पहुंचेगा, 2 8 तक पहुंचेगा 6 यूनिट में, 2 6 तक कब पहुंचेगा 4 यूनिट में, 24 डब्बे बन जाएंगे। 3,3 कहाँ तक पहुंचाना है, 8 × 6, तो 3,3 8 तक कब पहुंचेगा, 3 8 तक कब पहुंचेगा 5 में, 3 6 तक कब पहुंचेगा 3 में, तो 15 डब्बे ये बन गए। 4x4 का मतलब 4 और 6 4 में डिफरेंस 2 का, तो 8, 5x5 का तो 5 3 8 और 5 1 6, तो 3 जोड़ लो कितना हो जाएगा, 25 के 5 2 2 4 3 7 और 1 8, 85 स्क्वायर्स बन जाएंगे 7x5 के डब्बे में, ठीक है। तो फॉर्मूला तो यहाँ नहीं लगा n×n वाला जो आपने पढ़ा था 1 स्क्वायर से लेके n स्क्वायर तक, ये तो बस n×n वाले डब्बे के लिए फॉर्मूला था, ठीक है। अगर ऐसा है तो फिर आपको काउंट करना पड़ेगा और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपको बेसिकली क्या करना है, इसमें से मिनिमम सेलेक्ट करना है, इतने टाइप के डब्बे बनेंगे और फिर ट्रिक यूज करके टोटल काउंट कर लेना है। बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, मज़ा आ रहा है, ठीक है। तो चलिए अभी इस पे बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स थोड़ी देर में करते हैं, ठीक है। एक जो लास्ट वाला पार्ट है वो भी देख लेते हैं। इसने क्या बोला, द नंबर ऑफ रीजन इनटू विच अ सेट ऑफ n कोप्लेनस लाइन इन जनरल डिवाइड्स द प्लेन इज इक्वल टू n × n + 1/2 + 1, ठीक है। एक प्लेन थी हमारे पास, एक लाइन 2 पार्ट में डिवाइड करेगी, 2 लाइन 4 रीजन में डिवाइड करेगी, 3 लाइन 7 में करेगी, 1 2 3 4 5 6 7 में करेगी, ठीक है। तो बेसिकली ये फॉर्मूला बताता है कि n = नंबर ऑफ लाइन पुट करो, ये बता देगी कि कितने रीजन में आपको, कितने रीजन में आपका जो मेन रीजन है वो डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो इसको तो बेसिकली कुछ नहीं करना है, याद कर लेना है, ठीक है। तो अब तक हमने कितने पढ़ लिए, टोटल 14 केसेस पढ़ लिए और इसमें बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ लिए, जिसमें अगेन मैं कह रहा हूँ कोई भी फॉर्मूला आपको रटने की जरूरत नहीं है। रटेंगे तो एग्जाम में आई प्रॉमिस 100% आप भूल जाएंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा रटने में अच्छे हैं तब तो कोई बात नहीं, ठीक है। कंसेप्ट को समझिए, कंसेप्ट समझे रहेंगे तो नए प्रॉब्लम्स आएंगे, जो जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं बच्चे वो ध्यान दें, नए वो क्वेश्चंस आएंगे तो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए फटाफट कर लेते हैं अब कुछ क्वेश्चंस इस पे बेस्ड। द क्वेश्चन नंबर 1 इज a regular polygon of 10 sides is constructed in how many ways 3 vertices be selected so that no 2 vertices are consecutive। 10 vertices हैं टोटल, दस वर्टिसेस हैं, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। और टोटल बोल रहा है कि आपको 3 वर्टिसेस इस तरीके से सेलेक्ट करनी है कि कोई भी 2 वर्टिसेस कॉन्सेक्यूटिव ना आए। तो टोटल MC 3 तरीके से हम 3 वर्टिसेस को सेलेक्ट कर सकते हैं।
उसमें वो वाले केसेस माइनस कर दीजिए जिसमें एग्जैक्टली दो वर्टिसेस कॉन्जिक्यूटिव आ रहा हो और तीसरा कोई और आ रहा हो। तो एग्जैक्टली दो वर्टिसेस, देखिए एग्जैक्टली दो वर्टिसेस कॉन्जिक्यूटिव आएगा और तीसरा कॉन्जिक्यूटिव नहीं होना चाहिए, मतलब ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता। अरे ये तो करके कुछ याद आ रहा है ना, अभी इस लेक्चर में ऐसा कुछ करा है आपने, यहाँ पे कुछ करा था ना इसमें, जब आप एग्जैक्टली वन साइड कॉमन विद द साइड ऑफ पॉलीगन कर रहे थे। हाँ जी बिल्कुल वही है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। मतलब जब आप ये दोनों साइड कर रहे हैं तो टोटल आपके पास n-4 वेज हैं थर्ड पॉइंट को सेलेक्ट करने के। और मैं सच बोलूं तो दो वर्टिसेस, दो लगातार वर्टिसेस और तीसरा कोई अलग वर्टिसेस, मतलब एग्जैक्टली टू कंसेक्यूटिव वर्टेक्स सेलेक्ट करने का मतलब है एग्जैक्टली टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स ऐसे फाइंड आउट करना जिसमें एग्जैक्टली वन साइड कॉमन हो विद द साइड ऑफ पॉलीगन। तो वो क्या होता था, n इंटू एन माइनस 4 होता था। यहाँ पे n क्या है, टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं, 10 है, तो 10 इंटू 10 माइनस 4 दैट इज 6, तो 10 इंटू 10 माइनस 4 आ जाएगा, समझ गए। माइनस अब 3 लगातार वर्टिसेस आने चाहिए, ठीक है। 3 लगातार वर्टिसेस आएंगे तो वो कितने तरीके से हो जाएगा, वो भी आपने अभी कर रखा है सेम तरीके से, वो n हो जाएगा, तो n की जगह पर 10 आ जाएगा। तो बिल्कुल सेम फॉर्मूला है, तो इसको सॉल्व कर दीजिए। 10c3 कितना होता है, 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल दैट इज 6, माइनस 10 माइनस 4 दैट इज 6, 60 70 माइनस का 70, ये बन जाएगा 120 माइनस 70 आ जाएगा 50 इज द राइट आंसर। समझ आ गया, आगे बढ़ो। सेकेंड पार्ट, फॉर द रेक्टेंगुलर ग्रिड। अच्छा जी, थोड़ी बहुत यहाँ पे शोर मचा के गए थे तो शोर को कम करते हैं, फ्रेश क्वेश्चन लेते हैं। इसका बी पार्ट तो हम कर ही चुके हैं, ए पार्ट लेते हैं। फॉर रेक्टेंगुलर ग्रिड ऑफ साइज 7 क्रॉस 5 एज शोन इन फिगर, फाइंड नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इंक्लूडिंग स्क्वायर्स। टोटल रेक्टेंगल कितने बनेंगे 7 क्रॉस 5 से, मैंने बताया ना 7 क्रॉस 5 का डब्बा है तो 7 डब्बे हॉरिजॉन्टल है, 7 अगर हॉरिजॉन्टल डब्बे हैं तो इसका मतलब वर्टिकल कितनी लाइनें, 8 लाइनें होंगी। 8 वर्टिकल लाइंस में से 2 लाइन को सेलेक्ट करने के तरीके मल्टीप्लाई विद 5 डब्बे ऐसे हैं तो हॉरिजॉन्टल लाइन 6 होंगी, 6c2। ये जितनी तरीके से कर सकते हो उतने नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स आ जाएंगे। करके देखो 8c2 कितना होता है, 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई विद 6c2, 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 5 2 जा 10, 42, 420 आ जाएगा आपका राइट आंसर। समझ आ गया आपको। चलिए सेकंड का ए पार्ट हो गया, बी पार्ट हम ऑलरेडी 85 कर चुके हैं जिसमें स्क्वायर काउंट करने थे 7 क्रॉस 5 वाले बॉक्स से। थर्ड पार्ट कर लेते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है थर्ड पार्ट में। फाइंड द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इंक्लूडिंग स्क्वायर्स हुज साइड आर इन इवन। साइड इवन लेंथ में होने का मतलब दो तरीके से करेंगे इसको क्वेश्चन को। एक है भैया स्मार्ट मेथड जो जे एडवांस की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए, एक है मेंस के बच्चों के लिए। मेंस वालों के लिए पहले बता देता हूँ, एडवांस वाले फिर बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसा सेट ऑफ क्वेश्चन मतलब सेम टाइप का क्वेश्चन जेई में आ भी चुका है, ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। पहले तो मेंस वाले बच्चे, उनको तो समझना ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत ही आसान है। कैसे, फाइंड द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इंक्लूडिंग स्क्वायर्स हुज साइड आर इन इवन लेंथ। साइड इवन लेंथ में होनी चाहिए, 7 क्रॉस 5 का डब्बा है तो देखिए इसमें इवन कितने बन सकते हैं, 7 डब्बे हैं तो या तो 2 डब्बों का मतलब या तो 2 डब्बे ले लो, या तो 2 डब्बे ले लो, या तो 4 डब्बे ले लो, या तो 6 डब्बे ले लो। और 5 का मतलब है या तो 2 डब्बे ले लो या 4 डब्बे ले लो। तो मतलब साइज क्या क्या हो सकते हैं, 2 क्रॉस 2 का, 2 क्रॉस 4 का। 2 क्रॉस 2 के ये साइज लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, 2 क्रॉस 2 का डब्बा बन सकता है, 2 क्रॉस 4 का डब्बा बन सकता है, 4 क्रॉस 2 का बन सकता है, 4 क्रॉस 4 का बन सकता है, 6 क्रॉस 2 का बन सकता है, 6 क्रॉस 6 का बन सकता है। ये मैं लिख क्या रहा हूँ, ये मैं लिख रहा हूँ, देखिए हमको क्या निकालना था, हमको नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स निकालने थे। कैसे, जिसका साइड इवन लेंथ का हो, मतलब 2 यूनिट का हो या 4 यूनिट का हो या 6 यूनिट का हो, और तो कुछ हो नहीं सकता। या इधर क्या हो जाएगा,
जब टोटल ही 5 है तो 2 का होगा या 4 का होगा। ठीक है, अब नंबर्स कितने होंगे, ट्रिक से कर सकते हैं इसको ना। 2x2 के डब्बे तो ही निकालने हैं हमको 7x5 में। ट्रिक क्या बोलती है, बोलती है कि बड़ा वाले डब्बे में एक एक यूनिट बढ़ा दो, तो 7 और 5 था तो 8 और 6 हो गया। अब 2x2 के डब्बे बनाने, तो उसने कहा रुको भाई मैं भी तुम तक पहुंचता हूँ, तो 2 8 पे कब पहुंचेगा, 6 यूनिट ऐड करके, और 2 और 6 में डिफरेंस 4 यूनिट का है, तो टोटल 24 बन जाएंगे। ठीक है, 2x4 की कितने बन जाएंगे, 2 8 पे कब पहुंचेगा, 6, और 4 को 6 पे पहुंचाना है तो 2 12 बन जाएगा, 12 डब्बे। 4x2 के कितने डब्बे बन जाएंगे, 4 × 4 दैट इज 16 डब्बे। 4x4 के 4 4 8, और 4 को 6 तक पहुंचाना है तो 2 8 डब्बे। 6x2 के कितने बन जाएंगे, 6 और 2 8, और 2 4 6 अगेन 8 डब्बे। फिर 6x6 के 6 2 8 और 6 एग्जैक्टली। अच्छा एक मिनट 6x6 के तो डब्बा ही नहीं बनेगा, तभी तो मैं बोलूँ कि 6 6 0 कैसे आ गया। 6x6 का 0 आना भी चाहिए था क्योंकि डब्बा बनेगा ही नहीं, तो 0 डब्बा आएगा, तो 6x6 नहीं था यहाँ पे, 6x4 था। ठीक है, तो 6x4 के कितने डब्बे बन जाएंगे, 6 8 तक कब पहुँचेगा, 2 यूनिट में, और 4 6 तक कब पहुँचेगा, अगेन 2 यूनिट में, तो मल्टीप्लाई 2, टोटल 4 आ जाएंगे। अब इसको ऐड कर लो, ऐड करने पर क्या आ जाएगा, 72। तो टोटल 72 डब्बे ऐसे बनेंगे जिसका लेंथ क्या है, लेंथ इवन लेंथ का। तो 72 इस क्वेश्चन का आंसर है, इसको यहाँ पे लिख लीजिए। अब जे एडवांस के बच्चे इसे अटेम्प्ट करते हैं तो वो किस तरीके से करते हैं, भाई नॉर्मल काउंटिंग वगैरह तब करते हैं जब मजबूरी होती है। ठीक है, और हमको बचाना है टाइम। देखिए हमें लेंथ क्या चाहिए थे, इवन लेंथ वाले चाहिए थे। मैं हर साइड में नंबरिंग करने जा रहा हूँ। ठीक है, नंबरिंग करूँगा तो इसको मैं 1 मान लेता हूँ, इसको 2 मान लेता हूँ, इसको 3 मान लेता हूँ, इस लाइन को, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7, इसको 8, और सेम यहाँ पे भी 1 मान लेता हूँ, 2 मान लेता हूँ, नंबरिंग 3 मान लेता हूँ, 4 मान लेता हूँ, 5 मान लेता हूँ, 6। किसी भी साइड से करिए, बस नंबरिंग करनी है। ठीक है, अब आपको क्या बनाना है, रेक्टेंगल बनाना है, और ध्यान क्या रखना है कि साइड का जो लेंथ हो वो इवन नंबर हो कोई। ठीक है, और रेक्टेंगल बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, रेक्टेंगल बनाने के लिए हमें कोई भी 2 वर्टिकल लाइन सेलेक्ट करनी और कोई भी 2 हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट करने। अब मान लो कि आपने 3rd लाइन और 4th लाइन सेलेक्ट कर ली, तब जो लेंथ आया वो 1 यूनिट आया, तो 1 यूनिट वाले तो चाहिए ही नहीं हमको इवन लेंथ चाहिए। तो इवन लेंथ कब बनेगी, इवन लेंथ तब बनेगी जब आप या तो दोनों ऑड वाले सेलेक्ट कर रहे हो। देखो 1 और 3 को सेलेक्ट करते हो तो इसका मतलब ये लाइन और ये लाइन सेलेक्ट कर रहे हो, तब ये जो लेंथ आ रही है वो 2 यूनिट आ रही है, इवन लेंथ आ रही है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं एक और एग्जांपल दिखाऊं, दोनों ऑड सेलेक्ट करना है, 3 और 7 सेलेक्ट कर रहे हो, मतलब ये वाली लाइन सेलेक्ट करो, ये वाली लाइन सेलेक्ट करो, फिर लेंथ कितनी आ रही है, 4 यूनिट, ये भी इवन लेंथ आ रही है। तो इसका मतलब या तो आप ऑड नंबर्स वाले सेलेक्ट कर लो और इवन नंबर वाले 2 लाइन सेलेक्ट कर लो। देखिए आपका टास्क क्या है, आपका काम है 2 वर्टिकल लाइन सेलेक्ट करनी। तो मैंने बोला कि या तो आइदर 2 वर्टिकल लाइन ऑड नंबर वाले सेलेक्ट कर लो या फिर 2 वर्टिकल लाइन इवन नंबर वाले सेलेक्ट कर लो। दोनों इवन नंबर वाले होने चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ऑड है एक इवन, अदरवाइज लेंथ जो होगी उसकी वो इवन वो ऑड में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा कि आपका 2 वर्टिकल लाइन सेलेक्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई विद 2 हॉरिजॉन्टल लाइन भी सेलेक्ट करनी है। ठीक है, तो कंसेप्ट समझ में आ गया, अब तो फाइनल आंसर ही लिखना है। ठीक है, तो देखिए या तो 2 इसमें इवन कितने, ऑड कितने हैं, 1 3 5 7, 4 ऑड और 4 इवन। तो इसमें से कोई भी 2 लाइन सेलेक्ट करनी है, तो या तो 4 ऑड में से 2 ऑड सेलेक्ट कर लो, या फिर और लगाए ना तो एडिशन प्रिंसिपल लग जाएगा, आइदर इवन वाले सेलेक्ट कर लो आइदर ऑड वाले सेलेक्ट कर लो। ठीक है, तब जो लेंथ बन के आएगा वो इवन लेंथ का बन के आएगा, मल्टीप्लाई विद सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी लग जाएगा।
यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है ऑड लेंथ 1 यूनिट, 3 यूनिट, 5 यूनिट, ठीक है। तो इन तीन में से, इन तीनों लाइन में से कोई भी एक लाइन सेलेक्ट कर लो, या तो कोई भी दो लाइन सेलेक्ट कर लो, तो 3C2 प्लस, या तो इन तीन में से कोई दो लाइन सेलेक्ट कर लो, अगेन 3C2, ठीक है। इनमें से लाइन सेलेक्ट करोगे तो इवन लेंथ ही बन के आएगी, ठीक है। आई थिंक ये सब चीज़ें समझ आ गई आपको। बिल्कुल नॉर्मल कैलकुलेशन करना है, फाइनल आंसर चेक करना है 72 आ रहा है कि नहीं। बच्चों फटाफट करो। 4C2 कितना होता है, 6 होता है, अब तक याद हो गया होगा। 3C2 3 होता है, 3 होता है। 12 × 6 72 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे भी 72 आया, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत आसान है, तो फॉर्मूले पे बेस्ड है। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ 4 सर्कल एंड 5 स्ट्रेट लाइन। फॉर्मूला याद नहीं है, कोई बात नहीं बच्चों, फॉर्मूला याद नहीं है, कोई बात नहीं। 4 सर्कल है आपके पास, 5 स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो केसेस क्या क्या बनेंगे, लाइन लाइन के, या फिर ऐड करके क्या क्या बनेंगे, सर्कल सर्कल के, या फिर ऐड करके सर्कल या लाइन के। लाइन लाइन के मतलब 5 स्ट्रेट लाइन में से 2 लाइन सेलेक्ट करने के तरीके 5C2, इतने नंबर ऑफ इंटरसेक्शन बन जाएंगे। प्लस सर्कल सर्कल की करने हैं तो 4C2 से 2 सर्कल का, मतलब कि 2 सर्कल सेलेक्ट हो गए। अब 2 सर्कल मैक्सिमम कितनी जगह इंटरसेक्ट कर सकते हैं, 2 बार। तो 4C2 क्या बता रही है कि कितने तरीके से 2 सर्कल का पेयर हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हर एक सर्कल का पेयर जो है 2 बार इंटरसेक्ट कर रहा है, तो 4C2 पेयर 2 बार इंटरसेक्ट, मतलब कि मल्टीप्लाई 2 बार इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। प्लस अब एक सर्कल और एक लाइन का करना है, तो 4 सर्कल में से एक सर्कल सेलेक्ट कर लीजिए, 5 स्ट्रेट लाइन में से एक स्ट्रेट लाइन सेलेक्ट कर लीजिए, और फिर अगेन मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन 2 है तो 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5C2 10 होता है, प्लस 4C2 6 × 2 12 होता है, प्लस 5 4 20 × 2 40 45 एंड 62 इज द राइट आंसर, ठीक है। फॉर्मूला याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है इन अ रेक्टेंगुलर ग्रिड ऑफ साइज। अब यहाँ पे आपको समझ में आएगी जो मैंने ट्रिक बताई उसकी इंपॉर्टेंस। इन अ रेक्टेंगुलर ग्रिड ऑफ साइज 1000 × 1000 फाइंड द नंबर ऑफ रेक्टेंगल ऑफ साइज 6x5। आपने क्या सीखा है, स्लाइडिंग मेथड। अब 1000 × 1000 के डब्बे बनाएंगे तो नहीं, एज्यूम कर सकते हैं थोड़ा बहुत बना के, तो वो सब करने की जरूरत नहीं है। एक लाइन में जब आंसर आ रहा है ट्रिक लगा के, ट्रिक क्या बोलती है कि जो एक्चुअल डब्बा जो बड़ा वाला दिया है उसमें एक एक यूनिट बढ़ा लीजिए। तो 1000 को 1001 लिख लीजिए, और इसको भी 1001 लिख लीजिए, 1001 1001, ठीक है। अब किसको बनाना है, 6x5 वाले डब्बे बताने, तो इसने कहा रुको मैं भी आ रहा हूँ। तो 6 1001 पे कब पहुंचेगा, 995 का डिफरेंस है। सिमिलरली इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 996 का डिफरेंस। डिफरेंस मैंने सही लिखा है ना, अगर डिफरेंस सही लिखा है तो यही फाइनल आंसर है, अदरवाइज चेक कर लेना भैया, ठीक है। तो सब कुछ समझ आ गया आई थिंक। अब आपको इस लेक्चर में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या स्टार्ट करेंगे, अब हमने एडिशन प्रिंसिपल पढ़ लिया, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल पढ़ लिया, अब इसी पे बेस्ड बहुत सारे अच्छे अच्छे थ्योरम्स और भी पढ़ेंगे पीएमसी के, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।